तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी को जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपोर्टेंट लेक्चर लेकर के आता रहता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एब्डोमिनल हर्निया के बारे में, जिसके बारे में स्टूडेंट्स ने कमेंट किया। क्योंकि जनरली मैं जितने भी लेक्चर्स इस समय ले रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट कमेंट करके जो एडवाइस देते हैं या जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, तो उसी टॉपिक पर हम लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एब्डोमिनल हर्निया के बारे में। सबसे पहले तो आप ये समझिए आसान भाषा में कि हर्निया क्या होता है। हर्निया मीन्स प्रोट्रूशन फ्रॉम कैविटी वॉल ऑफ एनी ऑर्गन, टिश्यू और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हर्निया। हर्निया का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोट्रूशन। प्रोट्रूशन का मतलब क्या होता है? उभार। प्रोट्रूशन का मतलब क्या होता है? उभार। यदि किसी पेशेंट में किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी ऑर्गन का, उसकी लेयर्स का एक पर्टिकुलर जगह से उभर आना, एक स्पेसिफिक या स्पेशल जगह से उभर के बाहर की तरफ दिखना कहलाता है हर्निया। आप नीचे देखो, इस डायग्राम में आप गौर से देखिए, ये इस जगह देखो, आप गौर से देखो, इस जगह क्या है? डायफ्रामेटिक हर्निया है, तो यहाँ पे उभार है। ये जीफर्ट प्रोसेस के पास में है। ये अम्लाइकल हर्निया है आपका, ठीक है, ये अम्लाइकल हर्निया है। ये इंग्वाइनल हर्निया है, ठीक है, ये फीमोलर हर्निया है। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, लोकेशन के आधार पर हर्निया अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हर्निया का सिंपल अर्थ क्या हुआ? हर्निया का मतलब है यदि किसी ऑर्गन का किसी दूसरे ऑर्गन की स्पेस में, किसी जगह में प्रोट्रूस कर जाना। या अगर हम एब्डोमिनल हर्निया की बात करें तो एब्डोमिनल हर्निया में मोस्टली जो इंटेस्टाइन है या ईसोफेगस हुआ या हाइटल पार्ट, डायफ्राम का जो एरिया है, उस जगह जनरली होता क्या है कि जो एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स हैं उनकी कमजोरी हुई, उनमें वीकनेस आई, जिसके कारण इंटेस्टाइन या अदर ऑर्गन्स प्रोट्रूस कर जाते हैं, मतलब उभर के बाहर की तरफ हमें दिखने लगते हैं। तो उस जगह एक सूजन जैसा, एक स्वेलिंग जैसी हमें दिखाई पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हर्निया कहते हैं। क्लियर हो गया? और मोस्टली हर्निया कहाँ पे सीन होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। चलिए क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहला है हाइटल हर्निया। सबसे पहला कौन सा है? हाइटल हर्निया, जिसको हम डायफ्रामेटिक हर्निया भी कहते हैं। डायफ्रामेटिक हर्निया क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये डायफ्राम के पास में होता है। देखिए, अगर हम, ये ईसोफेगस है, एक डायग्राम से देखें तो देखो ये क्या है बेटा? स्टमक। ये क्या है? स्टमक, मतलब आमाशय। ये क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस का मतलब क्या होता है? ईसोफेगस का मतलब आहार नाल या फूड पाइप, ठीक है। अब होता क्या है कि जब जनरली यहाँ पर डायफ्राम उपस्थित होता है, इस जगह क्या होता है बेटा? डायफ्राम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? एक मसल है जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन्स को अलग करती है। अब होता क्या है, जनरली यदि किसी पेशेंट में इस पार्ट पर, किस जगह बेटा? यदि किसी पेशेंट में इस पार्ट पर, इस जगह, अगर डायफ्राम में से और ये एब्डोमिनल पार्ट यानी स्टमक का पार्ट या ईसोफेगस का पार्ट हर्निएट हो जाए, मतलब फैल जाए, या ये निकल जाए यहाँ से होकर के, इस गैप में से होकर के निकल जाए, डायफ्राम के पार्ट में से होकर के निकल जाए, हाइटल पार्ट में से होकर के प्रोट्रूस कर जाए। प्रोट्रूस मतलब उभरना, प्रोट्रूस मतलब निकलना। यदि यहाँ से ये निकलता है या प्रोट्रूशन होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइटल हर्निया। इसका मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो देखो इस तरीके से बनेगा। ये डायफ्राम हो गया और ये हो गया बेटा नीचे स्टमक वाला पोर्शन, ठीक है। ये हो गया बेटा स्टमक वाला पोर्शन। समझ में आ गई बात? ये हो गया स्टमक वाला पोर्शन। तो ये जो पोर्शन हुआ, ये जो उभार हुआ, ये जो निकला हुआ पोर्शन है या जो प्रोट्रूशन वाला पार्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइटल हर्निया। क्या बोलते हैं? हाइटल हर्निया, ठीक है, हाइटल हर्निया, जिसको हम डायफ्रामेटिक हर्निया के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है? हर्निया इन इंग्वाइनल कैनाल। अब समझो इंग्वाइनल कैनाल क्या होती है, लिख लेना। इंग्वाइनल कैनाल क्या होती है? एक ऐसी स्पेशल कैनाल है जो एट द टाइम ऑफ गेस्टेशन पीरियड, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय क्या होता है, मेनली मेल की अगर हम बात करें तो मेल के जो टेस्टिस होते हैं, मेल के जो वृषण है मतलब टेस्टिस हैं, वो बनते हैं एब्डोमिनल कैविटी में,
और वो फिर बाद में स्क्रोटम में जाते हैं। तो वो किसके द्वारा जाते हैं? इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा जाते हैं बेटा। किसके द्वारा जाते हैं? इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा। लेकिन ये इंग्वाइनल कैनाल बाद में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ठीक है, टिश्यूज, इनसे भर जाती है, कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है। लेकिन कभी कभी ओवर लिफ्टिंग करने से या मस्कुलर वॉल्स की कमजोरी की वजह से कभी कभी क्या होता है कि इस जगह जो इंग्वाइनल कैनाल होती है, उस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर इंटेस्टाइन के पार्ट जो है वो प्रोट्रूस कर जाते हैं, मतलब उभरने लगते हैं, यानी अंदर एंट्री कर जाते हैं, घुस जाते हैं उसके अंदर, एक स्पेस बना के घुस जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंग्वाइनल हर्निया। मतलब इंग्वाइनल कैनाल के अंदर इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स का क्या होना, या इंटेस्टाइन के पार्ट्स का प्रोट्रूस कर जाना, घुस जाना, हर्निएट हो जाना, क्या कहलाता है? इंग्वाइनल हर्निया। तो देखिए इंग्वाइनल हर्निया दो तरह का होता है। इंग्वाइनल हर्निया कितने तरह का होता है? ये दो तरह का होता है। एक इनडायरेक्ट हर्निया और एक होता है बेटा डायरेक्ट हर्निया। इंग्वाइनल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो समझो इनडायरेक्ट क्या है। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट ना हो, मतलब सम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन कम्स आउट फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी एंड ऑल्सो फ्रॉम द इंग्वाइनल रिंग। मतलब यदि किसी पेशेंट में इंग्वाइनल रिंग के अंदर अगर इंटेस्टाइन का पार्ट एंट्री कर गया और वो हमें प्रोट्रूशन होकर के बाहर दिखाई देने लग गया, मतलब उभर के हमें बाहर दिखाई देने लग गया इंग्वाइनल पार्ट पे। कहाँ पे दिखाई देने लग गया बेटा? इंग्वाइनल पार्ट पे। ये देखो इस जगह, ये क्या इंग्वाइनल पोर्शन है, इंग्वाइनल पार्ट में हमें दिखाई देने लग गया खांसने के बाद, छींकने के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट हर्निया कहते हैं। इसमें छोटा सा अंतर क्या है कि इसमें इंग्वाइनल रिंग के अंदर से होकर के हर्निया या हर्निएशन हुआ है, प्रोट्रूशन हुआ है इंटेस्टाइन का। लेकिन डायरेक्ट हर्निया जो होता है उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली एब्डोमिनल वॉल, यानी हमारे एब्डोमिन की जो वॉल है, एब्डोमिन की जो दीवार है, उसके ऊपर से हर्निएट होता है, ना कि इंग्वाइनल रिंग के अंदर। तो ध्यान रखना इसमें क्या है? एक्सेप्ट इंग्वाइनल रिंग। मतलब इंग्वाइनल रिंग, ये समझो कि ये एक रिंग है बेटा, ये एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग के अंदर से क्या हुआ, ये जो हमारी इंटेस्टाइन है वो ऐसे करके एंट्री करके और ऐसे प्रोट्रूज हो गई बेटा, इस तरीके से प्रोट्रूज हो गई। तो ये इस प्रकार का जो हर्निया होता है वो तो होता है इनडायरेक्ट, वो तो कैसा होता है? इनडायरेक्ट। लेकिन लेकिन यदि किसी पर्सन में ये इंग्वाइनल कैनाल हुई और इंग्वाइनल कैनाल में से ना होकर के ये जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर होकर के अगर एब्डोमिनल वॉल पे, ये एब्डोमिनल वॉल मान लो, इस पे हर्निएट होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट हर्निया। तो बिल्कुल क्लियर बात है। अगर इंग्वाइनल कैनाल से होकर के हो रहा है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट है, मतलब डायरेक्टली एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर नहीं दिखेगा, या एब्डोमिन पे नहीं दिखेगा, एब्डोमिनल वॉल पे नहीं दिखेगा। यदि डायरेक्ट है क्योंकि इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से कोई भी किसी भी प्रकार की एंट्री उसकी नहीं है इंटेस्टाइन की। इसका इंग्वाइनल कैनाल का कोई इंटरनल रिलेशन नहीं है, इसके ऊपर से होकर के, इसलिए उसको डायरेक्ट बोल दिया है, जो कि डायरेक्टली एब्डोमिनल वॉल पे दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया क्या है? एनी पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन कम्स आउट फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द फीमोरल रिंग। होता क्या है? जो फीमर के पास में, फीमर के हेड के पास में फीमोरल रिंग होती है, ठीक है। उस फीमोरल रिंग के पास से या फीमोरल रिंग से होकर के यदि इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट यदि प्रोट्यूस हो जाए, यानी जैसे ये एब्डोमिनल वॉल नॉर्मल हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, यहाँ पर क्या हुआ बेटा? एब्डोमिनल वॉल के ऊपर क्या होने लग गया? ऐसे प्रोट्रूशन हो गया, ये जो उभार आ गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? हर्निया बोलेंगे। इसी उभार को हम क्या बोलेंगे? हर्निया बोलेंगे। तो फीमोरल हर्निया कब होता है? जब फीमोरल रिंग से होकर के इंटेस्टाइन बाहर की तरफ आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात आती है अगला टाइप, वेंट्रल या इंसीजनल सर्जिकल हर्निया। ये बेटा कौन सा टाइप है? ये चौथा टाइप है, वेंट्रल या इंसीजनल या सर्जिकल। समझो, वेंट्रल, इंसीजनल या सर्जिकल, नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा हर्निया जो किसी पेशेंट में सर्जरी के बाद हो। उदाहरण के लिए होता क्या है कि जब कोई भी सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद में हमारी एब्डोमिनल वॉल की जो दीवारें हैं या वॉल्स हैं, एब्डोमिनल वॉल्स हैं, उनको रिपेयर किया जाता है सुचर के थ्रू, है ना, टाँके लगा करके। यदि किसी पर्सन में आफ्टर सर्जरी के बाद में प्रिकॉशन ना लिया गए हो या अच्छे से उसको क्या सुचरिंग नहीं की गई हो, तो उस स्थान से, उस जगह से, जिस जगह से सर्जरी हुई थी उस जगह से प्रोट्रूशन होना निश्चित है, तो उसे हम कहते हैं इंसीजनल या सर्जिकल हर्निया। मतलब सर्जरी के बाद होने वाला जो हर्निया है या सर्जिकल साइट पे होने वाला जो हर्निया है उसको हम क्या कहते हैं?
सर्जिकल या इंसिजनल हर्निया के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। बड़े आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको हर्निया पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है अम्लाइकल हर्निया की, जो कि 5वां प्रकार है। अम्लाइकल हर्निया की बात करें तो अम्लाइकल हर्निया क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा हर्निया है जो अम्लाइकल पार्ट पे होता है। अम्लाइकल पार्ट नाने नाभि वाले हिस्से में होता है। इसमें क्या होता है, सेम अम्लाइकल हर्निया में इंटेस्टाइन का पार्ट अम्लाइकल ओपनिंग से होकर के या अम्लाइकस पे से होकर के ये निकलता है। जैसे अगर हम अपने एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी में देखें तो हल्का सा ऐसे अंदर की तरफ होती है, मतलब ये क्या है, आपकी नाभि। नाभि मतलब अम्लाइकस। लेकिन जब किसी पर्सन में हर्निया होगा, यदि किसी पर्सन में अम्लाइकल हर्निया होगा तो क्या होगा, देखो ये उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, माने यहाँ से अम्लाइकस जो है उभर जाएगी, निकल जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अम्बिलाइकल हर्निया। समझ गए, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में अब बात करते हैं इसकी कॉज की। कारण भी तो होंगे, अम्लाइकल हर्निया के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसमें बेटा सबसे पहला कॉज है वीकनेस ऑफ मसल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वीकनेस ऑफ मसल। होता क्या है, जो इंटेस्टाइन है या कोई भी ऑर्गन है, उसको रोकता कौन है, मसल। उसको पकड़ के कौन रखता है, मसल। यदि मसल ही कमजोर हो गई तो क्या होगा, जब मसल वीकनेस हो गई तो प्रोट्रूशन होना तय है। तो उस जगह से ही, जिस जगह से, जिस पॉइंट पे से मसल कमजोर हुई, जिस जगह से मसल वीक हुई, वहीं से होकर के प्रोट्रूशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हर्निया हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। यदि किसी पर्सन में लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से हमारे जो आते हैं वो ब्लॉक हो या सफाई ना हो, ठीक है, मोशन क्लियर ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा। एब्डोमिनल प्रेशर के कारण जिस जगह से मसल्स वीक होंगी, वहां से ही, उस पॉइंट पे से, उस साइड पे से ही हर्निएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला, पुअर न्यूट्रिशन। अगली कंडीशन क्या है बेटा, पुअर न्यूट्रिशन अगला कॉज है। पुअर न्यूट्रिशन आप समझ ही गए होंगे, पुअर न्यूट्रिशन होगा तो हमारी जो मसल है वो वीक हो जाएंगी। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि अगर फाइबरस डाइट नहीं होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा, जिसके कारण पेशेंट में ये हर्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। लेकिन क्रॉनिक, लंबे समय से ऐसा होना चाहिए। इंक्रीज इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर, किसी भी कारण से इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़े, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, जैसे कि वेट लिफ्टिंग। कई लोग क्या करते हैं, जिम के अंदर बिना बेल्ट, एब्डोमिनल बेल्ट पहने बहुत भारी वजन उठाने की कोशिश करते हैं, तो उन पर्सनों में क्या हो सकता है, हर्निया के चांस होते हैं। उसके अलावा सर्जरी मैंने आपको बताया, ये इंसिजनल या सर्जिकल हर्निया होता है, ट्रॉमा, चोट से भी। नेक्स्ट, ओल्ड एज, बुढ़ापे में भी मसल वीक होती है, जिसके कारण हो सकता है। एक्सेसिव फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी कंडीशन, प्रेगनेंसी में भी इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से एक कारण ये भी है। अगला, हेवी वेट लिफ्टिंग, जो कि मैंने आपको बता दिया। असाइटिस का मतलब क्या होता है, असाइटिस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। जब एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण हर्निया हो सकता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, मोटापा। तो ये सभी हमने क्या पढ़े बेटा, कॉज पढ़े। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स की। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अगर हम स्लाइडिंग हर्निया की बात, देखो हर्निया भी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के हैं। स्लाइडिंग है, रोलिंग है। स्लाइडिंग हर्निया कौन से हैं, स्लाइडिंग हर्निया कौन से हैं, देखो ये वाले हर्निया, जिसमें क्या होता है, स्लाइडिंग होती है, मतलब जैसे ये डायफ्राम, और डायफ्राम से सरक करके ये ऊपर पहुंच गया, जो हर्निया वाला पार्ट है डायफ्राम के ऊपर पहुंच गया, दैट इज स्लाइडिंग। एक होता है रोलिंग, रोलिंग में क्या होगा, डायफ्राम नीचे ही रहेगा और इस तरीके से एब्डोम स्टमक का जो पार्ट है वो प्रोट्रूस कर जाएगा, दैट इज रोलिंग। समझ गए। अगर ये देखो, इस जगह देख सकते हो, ठीक है, ये तो हो गया कौन सा, स्लाइडिंग। अगर यहीं पर ये प्रोट्रूशन यहां से होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं, रोलिंग। समझ गए। अगर किसी पर्सन में स्लाइडिंग हर्निया है तो क्या होगा, उसको हार्ट बर्न होगा 30 से 60 मिनट बाद, आफ्टर मील, जब भोजन कर लेगा, खाना खाने के 1 घंटे बाद, आधे से 1 घंटे बाद उसको क्या होने लगेगा, हार्ट बर्न होने लगेगा, चेस्ट में जलन होने लगेगी। क्यों, क्योंकि जो स्टमक में एसिड बनेगा तो वो रिफ्लेक्स करेगा, एसिड रिफ्लेक्स करेगा तो हार्ट बर्न होगा। अच्छा, रोलिंग हर्निया की बात करें, बेटा, तो रोलिंग हर्निया में क्या होगा, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्योंकि देखो डायफ्राम पे हो रहा है, ये हाइटल पार्ट पे हो रहा है, तो डायफ्राम का काम है हेल्प करना रेस्पिरेशन में, क्योंकि डायफ्राम इज ए मेन रेस्पिरेटरी मसल। ठीक है, जब डायफ्राम जैसी मेन रेस्पिरेटरी मसल में हर्निया हो चुका है, या एब्डोमिनल कैविटी का कोई पार्ट निकल के बाहर आ चुका है हर्निया डायफ्राम से होकर के, वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्निया होगा, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अगला, पेन लाइक एंजाइनल पेन, ऐसा लगेगा पेशेंट को कि एंजाइनल पेन यानी चेस्ट पेन हो रहा है, यानी हार्ट अटैक जैसा पेन हो रहा है, उसको ऐसा लगेगा।
अगला पेन इंक्रीज इन सुपाइन पॉजिटिव एंड डिक्रीज इन स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन। यदि वो लेटेगा, इस कंडीशन में क्या होगा, रोलिंग हर्निया की कंडीशन में मरीज अगर लेटेगा तो उसको आराम मिलेगा, लेटेगा तो उसका पेन बढ़ेगा, लेटेगा तो उसका क्या होगा बेटा, पेन बढ़ेगा। लेकिन यदि वो खड़ा हो जाएगा या स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा, समझिए। लेटने पे ये बढ़ेगा दर्द इसका, और खड़े होने पे या बैठने पे उसको ठीक लगेगा। अगला है वॉमिटिंग, अगला है बेटा वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी होंगी पेशेंट को, उल्टियां भी आ सकती हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये बॉल है, इस बॉल में से जो ऑर्गन है बेटा वो निकल के इस तरीके से घूमा और इस तरीके से बंद गया, बिल्कुल मतलब पैक हो गया, इस जगह पैक हो गया ये, ठीक है, इस तरह से पैक हो गया, तो दैट इज स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। तो इस प्रकार के हर्निया में क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, एकदम गांठ सी बन गई, मतलब पूरी तरह से यहाँ पे उलझ गई, जो आते हैं वो उलझ गई, या कोई भी पार्ट है वो उलझ गया, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंगुलेशन हो गया यहाँ पे, तो इस वजह से क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा, स्वेलिंग होगा, हर्नियल सैक जो है वो सूज जाएगा, है ना, स्वेलिंग होगी, वॉमिटिंग हो सकता है, फीवर आ सकता है, और पेरिटोनियल इरिटेशन, पेरिटोनियम में इरिटेशन देखने को मिलेगा, समझ गए। तो ये लक्षण हमें कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा, इन स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। तो हमने क्या पढ़ा, हर्निया की हमने क्या पढ़ लिया, लक्षण पढ़ लिया। अब हम बात करें इसकी डायग्नोसिस पे, तो हमें बेटा देखो चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे से हमें क्या पता चलेगा, स्लाइडिंग रोलिंग हर्निया, या हम कह सकते हैं इससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा सीधा सीधा हाइटल हर्निया का। उसके अलावा बेरियम मील टेस्ट करेंगे, तो बेरियम मील टेस्ट के जो अदर हर्निया हैं, जो अदर टाइप ऑफ हर्निया हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा बेरियम मील से। होता क्या है, बेरियम मील क्या करता है कि जब हम बेरियम मील को खाते हैं या पीते हैं, बेरियम मील का सस्पेंशन आता है, उसको जब हम पीते हैं और फिर उसके बाद में हमें मल्टीपल एक्सरे किए जाते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा, मल्टीपल इमेज में हमें पता लग जाएगा ब्लॉकेज कहाँ है और किस जगह किस प्रकार का हर्निया है, समझ गए। तो बेरियम मील टेस्ट से हम करा सकते हैं। अब बात आती है इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अगर किसी पेशेंट को हर्निया हमने डायग्नोस कर लिया तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। इसका देखिए ट्रीटमेंट वैसे तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इसका मेडिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दवाइयाँ इसकी कुछ नहीं है, लेकिन सपोर्टिव दवाइयाँ हैं, दवाइयों से ये ठीक नहीं होगा लेकिन सपोर्ट है। जैसे उदाहरण के लिए पेशेंट को अगर हार्ट बर्न हो रहा है, यानी चेस्ट में जलन हो रही है, एसिड हाई बनना है, तो उस कंडीशन में एंटासिड दी जाएंगी, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो वो क्या करेंगी, जो एसिडिटी हो रही है, जो एसिड बन रहा है, उसको नॉर्मलाइज कर देंगी। देन एंटी इमेटिक फॉर वोमिटिंग, यदि पेशेंट को वोमिटिंग आ रही है, उल्टी आ रही है, तो एंटीमेटिक ड्रग दे सकते हैं जैसे ओंडास्ट्रोन। उसके अलावा प्रोकाइनेटिक एजेंट दे सकते हैं जैसे कि मीटोक्लोप्रामाइड, जो क्या करती है इंटेस्टाइनल की एक्टिविटी को, इंटेस्टाइनल एक्टिविटी को या मूवमेंट को कंट्रोल करती है बेटा, है ना, या इंड्यूस करती है, बढ़ाती है। उसके अलावा एंटीस्टामिनिक ड्रग, यदि कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसके लिए हम एंटीस्टामिनिक ड्रग दे सकते हैं, समझ गए। ये क्या है, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अब उसके अलावा कुछ डाइटरी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, माने पेशेंट को डाइट दे सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को हम कहेंगे, बोलेंगे कि वो अवॉइड करे अल्कोहल, कैफीन या स्पाइसी फूड, क्योंकि तीनों ही चीज़ों से क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी पेशेंट को। उसके अलावा ब्लेंडेड डाइट उसको चाहिए, है ना, कैसा खाना चाहिए, घुला हुआ, गीला, या हम कह सकते हैं लिक्विड डाइट उसको चाहिए। लो फैट डाइट, फैट बहुत ही कम से कम देना है। एडवाइज द पेशेंट टू टेक स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट, 4 से 6 बार ले सकता है दिन में, स्मॉल छोटी छोटी फ्रीक्वेंट डाइट, यानी कि अगर उसकी 6 रोटी है तो 2 2 करके वो 3 बार में ले सकता है। उसके अलावा टू रिड्यूस रिफ्लेक्स एक्शन, राइज हेड ऑफ बेंड अबाउट 6 to 8 इंच, यदि रिफ्लेक्स आ रहे हैं, उसको GERD हो रहा है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स आ रहे हैं, तो उसका हेड थोड़ा सा हम उठा देंगे, जिससे कि उसको वोमिटस ना हो, जिससे उसको उल्टियाँ ना हो, जिससे उसको हर्ट बर्न ना हो, थोड़ा सा आराम मिले। क्योंकि हमने अभी क्या देखा कि जब पेशेंट लेटता है तो उसको प्रॉब्लम बढ़ती है, जब वो बैठता है या खड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, समझ गए, इसीलिए। अब इसका देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, क्या होता है, तो एक सर्जरी है जिसका नाम है निसेन सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, जो हाइटल पार्ट है, जो हाइटस पार्ट है, उसको हम रैप कर देते हैं, मतलब सुचर कर देते हैं, ठीक है, बांध देते हैं। एक है हर्नियोप्लास्टी, अगली सर्जरी का नाम है बेटा हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोप्लास्टी, प्लास्टी मतलब रिपेयरिंग, तो जिस जगह हर्निया हो रखा है उसको हम रिपेयर कर देंगे, ठीक है। देन हर्नियोप्लास्टी, ठीक है, हर्नियोरेफी का मतलब रिपेयरिंग, और हर्नियोप्लास्टी का मतलब क्या हो गया, सर्जिकल ऑपरेशन टू रिपेयर हर्निया। तो दोनों में ही हम क्या करेंगे, रिपेयर कर देंगे ऑपरेशन करके, हर्नियोप्लास्टी से, हर्नियोरेफी से, या निसन सर्जरी से, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, एक नर्स का वार्ड के अंदर मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो देखिए, इफ प्लेस द पेशेंट इन टेंडरलन वर्ग पोजीशन टू रिड्यूस प्रेशर ऑन हर्निया साइड,
देखिए टेंडुलर वर्क पोजीशन क्या होती है, 45 डिग्री पे पेशेंट का जो हेड है वो उठा रहेगा, यानी अपर बॉडी उसकी 45 डिग्री पे रहेगी, ठीक है, यानी लगभग आधा लेटा हुआ व्यक्ति, या कह सकते हैं हम जैसे सोफे पे बैठते हैं उस हिसाब से पेशेंट को हम बैठा सकते हैं, जिससे उसको प्रॉब्लम कम आएगी। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील, और आपको एज ए नर्स स्मॉल या फ्रीक्वेंट मील देने की सलाह देंगे, है ना, यानी कम कम खाना है और बार बार खा सकते हैं। डू नॉट टेक टू मील्स, डू नॉट टेक मील्स 2 आवर बिफोर गोइंग टू बेड, और पेशेंट को सलाह देना है कि कम से कम बेड पे लेटने से या सोने से 2 घंटे पहले तक कोई भी चीजें नहीं खानी है। 2 घंटे से पहले आप कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है, जो खाना पीना है आपका 2 घंटे से पहले हो जाना चाहिए। एक्सप्लेन द सर्जिकल प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड फैमिली, यदि सर्जरी होने वाली है तो आपको पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर और उस पेशेंट को और फैमिली दोनों को समझाना है। यदि पेन हो रहा है पेशेंट को, और पेन होगा ही होगा सर्जरी के बाद में, तो आईवी फ्लूइड्स हम चला सकते हैं एनाल्जेसिक्स के साथ। यदि अभी भी पेन हो रहा है तो भी चला सकते हैं। अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग टू अवॉइड अननेसेसरी इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और पेशेंट को हम सलाह देंगे कि भाई किसी भी प्रकार का हैवी वेट लिफ्टिंग आपको नहीं करनी है, जिससे कि आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े और हर्निया की साइड पर ज़्यादा डैमेज हो। समझ गए। उसके अलावा देखिए 5A हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब पेशेंट को क्या करेंगे, हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, समझा बुझा करके भेजेंगे। क्या समझाएंगे कि उसको एक तो अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, एल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड कराएंगे। दूसरी उसको हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे, अवॉइड इनटेक ऑफ हैवी मील, हैवी मील नहीं करना है, हैवी फाइट डाइट नहीं लेनी है। उसके अलावा उसको हम बोलेंगे एक्सरसाइज करो, जिससे आपको ओबेसिटी घटे, यानी अवॉइड ओबेसिटी, ओबेसिटी को घटवाएंगे। उसके अलावा अगली क्या सलाह देंगे, अगला ए का मतलब है अवॉइड टाइट क्लॉथिंग अराउंड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के पास में टाइट कपड़े ना पहने। और लास्ट उसको 5वीं सलाम क्या देंगे, अवॉइड टू टेक बेड रेस्ट जस्ट आफ्टर टेकिंग मील, मतलब भोजन करने के बाद तुरंत बेड पे नहीं सोना है, बेड पे नहीं लेटना है, थोड़ा सा घूमना फिरना है। समझ गए। क्लियर हो गया। आज हमने पढ़ा बेटा हर्निया के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट वीडियो को देख करके छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते बेटा, वो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। जो मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको ऐप्स पे बहुत सारा मोटा पैसा लेकर के दे रही हैं, लेकिन बेटा मेरी कोशिश ये है कि जो स्टूडेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, या जो घर से बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, या जो स्कूल में कोचिंग में नहीं जा सकते या नहीं जाते हैं, वो बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से अपनी मेहनत करें। उन्हीं स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए मैं लेक्चर्स प्रिपेयर करता हूँ, तैयार करता हूँ। यदि आप ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों को, ऐसे ही ज़रूरतमंद स्टूडेंटों को अगर चैनल को शेयर करेंगे, तो उन स्टूडेंटों का अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट होगा, अच्छे से अच्छा फ़ायदा होगा, और आपका भी उसमें 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर आपको बाद में उसका अच्छा रिटर्न भी देता है। तो इसीलिए पढ़ते रहें बेटा, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना है।